सिद्धार्थ जरा भी, क्या भारत के सामने मुश्किल है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है। पहली बार इतिहास में यह हो रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। एक भी जहाज 2 मार्च के बाद वहां से जाने की हिमाकत नहीं कर रहा है। और आज की स्थिति में भारत में जो स्टॉक है उसके मुताबिक भारत सरकार की तरफ से अधिकृत कोई बयान नहीं नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर देख रहे हैं वो हम दे रहे हैं। लेकिन क्या भारत के तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा? नंबर 1। और भारत के तेल की कीमतों पर असर पड़ेगा? नंबर 2। सिद्धार्थ जरा भी देखिए, इस विषय में 2 बातों को समझना आवश्यक है। एक, क्या विश्व भर में तेल और गैस की प्रोडक्शन में कोई कमी आई है? ऐसा नहीं है। समस्या है कि जो रास्ता था उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। आपने ईरान के विषय में बात की। असलियत में बहुत बड़ा कारण जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो शिप्स हैं, बड़ी बड़ी शिप्स, उनका आवाजाही इस कारण से रुका है क्योंकि इंश्योरेंस उनकी खत्म हो गई है। जो वैश्विक इंश्योरेंस कंपनी है उसने कहा है कि यह खतरा बहुत बड़ा है, उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमेच्योरली कैंसिल कर दिया। अमेरिका ने इसके रिस्पांस में प्रयास किया है कि वहां की सरकारी कंपनी द्वारा इंश्योरेंस दी जाए, बट इस उथल पुथल के कारण अभी वहां से शिप्स नहीं चल रही हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्योंकि शिप्स से क्रूड ऑयल और गैस को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो जहां पे ये क्रूड ऑयल के जो वेल्स हैं और जहां गैस होता है उनके पास स्टोरेज की कमी है, तो वहां पे भी उन्होंने एक प्रकार से ताला लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस लॉक जैम के कारण भारत में सप्लाईज पे असर कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। अब इसमें से 2 बातें निकल के आती हैं। पहली बात कि क्या दूसरे जगह से हमें तेल और गैस मिलेगा? निश्चित तौर से मिलेगा। हम वैसे भी एक जगह से नहीं लेते हैं। उसमें रशिया फिर से एक प्रकार से एक मेजर सप्लायर बनने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि रशियन क्रूड पे प्राइसेस का भी थोड़ा हमें बेनिफिट है। और जो अमेरिका का दबाव पहले था, अब किस मुंह से अमेरिका भारत पे दबाव डालेगा कि आप रशिया से क्रूड मत खरीदो? तो ये एक नई स्थिति डील अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ साहिल उसमें ऐसा ना हो कि रशियन व्लादिमीर पुतिन कह तो रहे कि हम भारत को देंगे, भारत भी नजर लगाए हुए है, लेकिन ट्रेड डील अभी तक हुई नहीं है। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि सबसे बड़ा विषय अभी ये है कि ये युद्ध और ये जो एक प्रकार की डिफैक्टो ब्लॉकेड है, ये कब तक चलेगी? इस ब्लॉकेड को तोड़ना अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ी चैलेंज बन चुका है। क्या अमेरिका ने यह युद्ध इस ब्लॉकेड को ध्यान में रखते हुए किया? कई विशेषज्ञ इस पे सवाल उठा रहे हैं। यह ब्लॉकेड तोड़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य बन चुका है अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर यह ब्लॉकेड नहीं तोड़ी गई तो समस्या होगी। और एक आखिरी बात साहिल, इसमें अमेरिका के पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं। अमेरिका गैस और क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा एक सरप्लस प्रोड्यूसर है। अमेरिका चाहता है कि दूसरे देशों के बनिस्बत उसके तेल और गैस को खरीदा जाए। वो ऐसा प्रेशर बनाएगा, और हालांकि वो ज्यादा महंगा पड़ेगा बिकॉज दूरी ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन की, पर मुझे लगता है आने वाले 10-15 दिन में यह स्थिति साफ हो जाएगी। नहीं, लेकिन अभी भी एक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सिद्धार्थ, मैं आपके पास दोबारा इस पर आना चाहूंगा कि भारत सरकार की तरफ से अभी तक इस बात की स्पष्टता नहीं दी गई है, स्पष्टीकरण नहीं है इस बात का कि आखिरकार भारत के पास स्टॉक कितना है, और अगर हमें बाहर से लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आंकड़े बड़े दिलचस्प है। 85% हम इंपोर्ट करते हैं और उसमें से 50 से 55% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है, और वो पूरा ब्लॉक हो गया है। तो हमारे पास स्टॉक कितना है और कितना हम कहां से ला सकते हैं? स्टॉक वाली बात आपने एक सही पूछी है। इसको हमने 2 प्रकार से समझना चाहिए। एक, क्रूड ऑयल जो बेसिकली अभी तक रिफाइन नहीं हुआ है, जिसमें से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, बाकी चीजें नहीं निकाली गई हैं, वो 25 दिन का है और सरकार ने ये बिल्कुल साफ तौर पे कहा है। दूसरा, जो प्रोसेस डीजल, पेट्रोल, उसके 25 दिन की सप्लाई है, परंतु सप्लाई और डिमांड एक बहुत बड़ा, अगर मान लीजिए डिमांड बढ़ रही हो तो ये 50 दिन 40 भी बन सकता है। ये आपकी बात सही है। और कहीं ना कहीं पे जो सबसे बड़ा अभी तक प्रभाव पड़ा है वो गैस को लेके है। गैस की सप्लाई ऑलरेडी उसकी एलएनजी का क्या होगा? शुरू हो चुकी है इंडिया में।
नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए नरेंद्र तनेजा, और एक मुद्दा यहां पर बच जाता है, मुझे सिद्धार्थ के पास इस बात को लेकर दोबारा जाना है, लेकिन एक मुद्दा रहता है, अगर $1 भी कीमत बढ़ जाती है तो भारत के इंपोर्ट पर 16,000 करोड़ का असर उससे पड़ता है। अगर तेल की कीमतें $1 से भी बढ़ जाती है तब भी 16,000 करोड़ हमारे इंपोर्ट पर उसका असर पड़ता है, ज्यादा हमको पे करना पड़ता है। क्या आज की स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ेगी? नहीं, तेल की कीमत तो जब से युद्ध शुरू हुआ है बढ़ चुकी है। आप देख रहे हैं, जिस समय युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले जो तेल की कीमत थी वो 65-66 डॉलर पर बैरल के हिसाब से चलती थी, और अब तो 80 क्रॉस हो रहा है। और आने वाले समय में अगर युद्ध चलता है तो और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, चुनौतियां भारत के लिए, हमारे लिए खास तौर से पूरी विश्व के लिए दो हैं। एक तो स्टेट और हॉर्मुज अभी बंद नहीं है, लेकिन वहां से टैंकर्स का मूवमेंट जो है वो 7% रह गया खाली। अमेरिका और फ्रांस ने पेशकश की है और उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे वो एक सिक्योर लेन बना दें। मतलब उनकी नेवीज जो है एक सिक्योर चैनल बनाएंगी जिसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर होगी, जिससे मूवमेंट दोबारा शुरू हो जाए। हो सकता है उसमें सऊदी अरब, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नेवी भी शामिल हो जाए। उसकी पहल हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि 3-4 दिनों में वो चैनल बनाया जाएगा और वो शुरुआत होगी। ईरान से खतरा जो है वो उनके स्पीड बोट से होता है ज्यादातर, कि आके वो उसको जो है तोड़ ना दें या किसी टैंकर पे हमला ना कर दें। एयरफोर्स से अब डर बिल्कुल वहां पे नहीं, ना के बराबर माना जा रहा है। दूसरा जो है लाल सागर, जिसको रेड सी बोलते हैं, वहां पे भी ट्रैफिक 30% रह गया है, 70% कम। इंश्योरेंस की प्रॉब्लम है, टैंकर सेफ फील नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। वहां पे इसी तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। मेरा अपना जो अनुमान यह है कि हमारे लिए चुनौती दो फ्रंट पे है। एक तो कीमत पे, आज जो चुनौती सबसे बड़ी हमारे सामने कीमत है, प्राइस ऊपर चली गई है। अभी सप्लाई साइड हमारे लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि हम 41 देशों से तेल मंगाते हैं और रूस भी उसमें शामिल है। जाहिर है अब जो रूस हमको तेल देगा उस दाम पे तो नहीं देगा जो पहले देता था। अब जो महंगा देगा, क्योंकि तेल की डिस्काउंट कीमत, नहीं मिलेगा। हाँ, अब महंगा महंगा मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हमारे पास आज की तारीख में 25 दिन का तेल तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में है। 25 दिन का तेल हमारे पास ठीक। तमाम टैंक्स हैं जिसमें रिफाइनरीज उनके अंदर है। तो मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 40 दिन तक तो हमें बहुत ज्यादा 50 परेशान दिन होने नहीं है। 40 दिन तक और मेरा अपना जो, क्योंकि मैं हाँ। मिडिल ईस्ट को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मेरा वहाँ अक्सर जाना होता है। जितने नाम आप ले रहे हैं मैं सब जगह वहाँ कई दफे जा चुका हूं। मेरा अपना मानना है कि अगर ये युद्ध जो है 7 दिन से ज्यादा चलता है, सबसे ज्यादा परेशानी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को होगी और वहां के उपभोक्ता को होगी। जो आज तेल की कीमत चल रही है, जो कल को ऐसी रहा तो $100 हो जाएगी, अमेरिकी उपभोक्ता उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरा ये मानना है कि 7 दिन अभी जिस जोन में है वो 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू होना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, वेस्टर्न इकोनॉमीज अफोर्ड नहीं कर सकती। और चाइना चाइना ने पिछले 1 साल में 1 मिलियन बैरल तेल रोजाना होल्ड किया है, होल्डिंग करी है उसने जी। उसने खरीद के रखा। आज चाइना के पास इतना तेल है कि अगर वो अपना तेल रिलीज कर दे तो कीमतें जो एकदम $10 नीचे आ जाएंगी, पर वो नहीं करेगा, उसको हथियार की तरह प्रयोग कर रहा है। लेकिन साथ में ये भी खबर है, चाइना के मंत्री अमेरिका जा रहे हैं और इसराइल भी जा रहे हैं। और ये भी खबर आ रही है, अभी 10 मिनट पहले ये खबर आई है कि ईरान और अमेरिका में कुछ बातचीत शुरू हो गई है और भारत ने भी बड़े हाई लेवल पे इसराइल, ईरान और अमेरिका से बातचीत शुरू की। तो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 1 घंटे में। ये एक पॉजिटिव न्यूज है। नहीं, इस बात को भी लेकर हमें देखना होगा रविंद्र सचदेव जी कि आखिरकार ये 100 दिन की बात जो कर रहे हैं और जिसका जिक्र अभी नरेंद्र तनेजा कर रहे हैं कि अगर 60 दिन से भी ज्यादा ये युद्ध रहता है तो उसका असर अमेरिकी इकोनॉमी पर भी होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी उसके बारे में सोचना होगा। और आज की स्थिति में वो धमकी दे रहे हैं कि 100 दिन तक हम लोग युद्ध हम जारी रख सकते हैं। लेकिन फिर भी नरेंद्र तनेजा जी, मुझे एक चीज और जाननी है आपसे कि आज की स्थिति में आप, क्योंकि आखिरकार ये रास्ता बंद है, तेल का प्रोडक्शन तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन इस रास्ते से जो तेल आता है वो इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ये सारे जो देश है यही भारत को एलएनजी या क्रूड ऑयल का सप्लाई करते हैं। और आज की स्थिति में वो रास्ता बंद हो चुका है। अगर ये युद्ध 50 दिन से ज्यादा चलता है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ेगा वो तो पड़ेगा, लेकिन भारत की तेल सप्लाई पर कितना असर पड़ सकता है? तेल की कीमतें बढ़ तो जरूर रही है, लेकिन कितनी बढ़ सकती है और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से पड़ सकता है? साहिल, जो हमारे लिए चिंता का विषय है वो ऑयल है। हम वहां से जो तेल मंगाते हैं ज्यादातर तेल है। जो एलएनजी है वो हम कतर से मंगाते हैं, भारी मात्रा में वहां से मंगाते कतर हैं। से एलएनजी मंगवाते कहते हुआ आपके हैं। जी। दर्शकों के जी। लिए, जो सीएनजी है और घर में जो पाइप्ड नेचुरल गैस आती है वो एलएनजी से आती है। घर में जो जी। लाल सिलेंडर में गैस आती है उसका एलएनजी से कोई लेना देना नहीं है। तो एलएनजी उसके लिए आती है और वो हम कतार से भारी मात्रा में मंगाते हैं। वहां उत्पादन रुक चुका है, उन्होंने उसको बंद कर दिया है
क्योंकि उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है और लिहाजा उसको निर्यात नहीं कर पा रहे, टैंकर वहां फंसे पड़े हैं। लेकिन अभी जो है बाजार में देखिए कीमत एलएनजी की 45% बढ़ गई है, लेकिन भारत रूस से भी ले सकता है, नॉर्वे से ले सकता है, अमेरिका से ले सकता है, अल्जीरिया से ले सकता है, इजिप्ट से ले सकता है और तमाम देश से अवेलेबल है एलएनजी। अभी आज की तारीख देखिए, 7 दिन बाद क्या होगा कहना मुश्किल है। आज की तारीख में स्पॉट मार्केट से भी और जो फ्रेंडली कंट्री वहां से एलएनजी अवेलेबल है, लेकिन समस्या है एलएनजी टैंकर जो शिप्स होते हैं जिससे लाना है वो मिल पाएगा क्या, कीमत क्या होगी, इंश्योरेंस कॉस्ट क्या होगी। तो मिल तो जाएगा, सप्लाई तो हो जाएगी, लेकिन चुनौती जो आ रही है वो सबसे बड़ी चुनौती आ रही है कीमत को लेकर। जहां तक तेल की बात है, सऊदी अरब का भी प्रोडक्शन जारी है, इराक का प्रोडक्शन जारी है, इन देशों का जारी है। अगर ये प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं तब बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा, कीमत के हिसाब से भी और सप्लाई के हिसाब से। आज की जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सप्लाई साइड में कंसर्न इतनी बड़ी नहीं है, चिंता है, पैनिक बटन अभी नहीं दबाएंगे, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे लिए, भारतीय उपभोक्ता के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है वो कीमत को लेकर, कब तक जो है सरकार इंसुलेट कर पाएगी, कब तक कंपनियां इंसुलेट कर पाएगी, कब तक ग्लोबल इकोनॉमी इसको इंसुलेट कर पाएगी। हमारे लिए चुनौती, हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती है, और भारत कोई अपवाद नहीं है। नहीं, लेकिन खबर यह भी आ रही थी कि चीन का सप्लाई तो रोका नहीं गया है ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाने के लिए, और यह भी खबरें यहां पर आ रही थी क्योंकि उस मामले पर चाइना ने पिछले 365 दिन में 1 मिलियन बैरल रोजाना स्टोर कर लिया है। चाइना के पास इस समय इतना तेल हैगा कि अगर जो है ये युद्ध 5 महीने भी चलता है तो उनको कोई परेशानी की बात नहीं है। जो वो ईरान से तेल खरीदे, सस्ता तेल उन्होंने भारी मात्रा में पिछले 6 महीने में खरीदा है, और रूस से भी खरीदा है, और रूस और चाइना के बीच में पाइपलाइन है, उनको हमेशा रूस से तेल मिलता रहेगा। चिंता चाइना को नहीं है, चाइना तो बल्कि ये देख रहा है, इसको यूज कर रहा है, जो उनके पास ऑयल है, एज ए वेपन अगेंस्ट यूएस। वो अमेरिका को कह रहा है एक ऑयल एज अ वेपन इस्तेमाल हो सकता है कि अगर कीमतें बढ़ेगी तो जिसके पास ऑयल का सप्लाई है वो सबसे बड़ी इस पूरे मामले में फायदे में रहेगा। ये बात, और व्लादिमीर पुतिन ये बात तो कह ही रहे यूरोप को कि हम तो व्यापार की तरह इसको देख रहे हैं, हम आपका सप्लाई बंद कर देंगे, हमारे पास अब खरीदार बढ़ रहे हैं, हम किसी और के पास जा सकते हैं। लेकिन रविंद्र सचदेव, क्या आज की स्थिति में हम इस स्थिति को देख रहे हैं कि यह युद्ध 100 दिन तक जाएगा, नंबर 1, और नंबर 2, भारत की भूमिका इस पर क्या होनी चाहिए? आखिरकार भारत की तरफ से पहली बार आयतुल्लाह अली खमेनी के मौत पर पहली बार जाकर सद्भावना संदेश दिया गया है, एक संवेदना व्यक्त की गई है। आज ईरान के दूतावास जाकर भारत के विदेश सचिव ने जो लिखा है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंद महासागर तक अब युद्ध पहुंच चुका है, अमेरिकी जो सबमरीन है वो हिंद महासागर में आके ईरानी युद्धपोत को डुबो रहे हैं। तो भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए, और क्या आप देखते हैं कि ये युद्ध चलेगा? और देखिए, युद्ध ये 100 दिन भी जा सकता है, किस इंटेंसिटी से जाए कह नहीं सकते। ये युद्ध 5 दिन में खत्म भी हो सकता है, 5 या 10 दिन में। और अगर खत्म होने का मॉडल है तो वो होगा वेनेजुएला मॉडल, कि लेयर 1 को निकाल दिया, जो सेकेंड लेयर आई उसको धमकाया, हमसे कोऑपरेट करो नहीं तो तुम्हें मार देंगे। वेनेजुएला में लेयर 2 जो डेल्सी थी वो एग्री कर गई, अपने रीजंस के कारण। ईरान में एग्री नहीं कर रहे हैं, ओके, ये एग्री नहीं कर रहे हैं तो इनको मारेंगे। नेक्स्ट लेयर जो आई उसको बोलेंगे हमसे कोऑपरेट करो नहीं तो तुम्हें मारेंगे। तो अगर इनमें से कोई एक इस प्रोसेस में इरानियन बेसिकली IRGC रिवॉल्यूशन गार्ड इनकी लीडरशिप में हुआ कि चलो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, किसी और दिन आगे लड़ेंगे, तब तो जल्दी रुक जाएगा, अदरवाइज ये युद्ध चलता जाएगा। बट बाय द वे, अभी पिछले कल और आज में आप ये देखिए कि ईरान के अटैक्स जो है गल्फ कंट्रीज में थोड़े कम हुए हैं, काफी कम हुए हैं एक्चुअली, राइट। अब किस कारण है बात अलग है, बट ये युद्ध का माहौल बना रहेगा, अनसर्टेनिटी। ना जहां तक इंडियन ओशन वाली बात है उसका इतना, हाँ डेफिनेटली है, काफी हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि हमें केयरफुली देखना चाहिए साहिल जी, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, सऊदी पे अटैक हुआ है तो क्या पाकिस्तान ईरान पे अटैक करेगा? तो ये जो इनका डिफेंस पैक्ट है कितना स्ट्रॉन्ग, कितना सच्चाई वाला है, हमें वो बहुत केयरफुली देखना चाहिए। कई और चीजें हैं, ट्रंप अब कह रहे हैं कि कुर्दिस्तान में कुर्दिश रेबल्स जो है ईरान के नॉर्थ में, उनको इक्विप करा जाएगा ताकि वो लड़े। तो इधर ईरान के साउथ बलूचिस्तान भी तो इंडिपेंडेंस मांगता है, ऑटोनॉमी मांगते हैं, वो भी तो लड़ाकू हैं। और बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, और पाकिस्तान ने बाय द वे यूएस को एक इंडिकेशन दे रखा है कि आपको अगर हमारे बॉर्डर से ईरान के अंदर अपने एजेंट्स भेजने हो, वेपन्स भेजना हो, पैसा भेजना हो तो हम मदद करेंगे। तो अगर ये बलूचिस्तान जो ईरान के अंदर है उसको एनकरेज कर दिया जाएगा
ठीक है वो ईरान के अंदर तो लड़ेंगे, पर पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उनकी भी तो फिर एस्पिरेशन बढ़ जाएंगी। तो ये वॉर हमारे आस पड़ोस में बहुत आ सकती है, कॉम्प्लिकेटेड है।